प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के एक महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की स्वतंत्रता में, राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका, उनका योगदान क्या रहे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता, आर्थिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, एक प्रसिद्ध वकील, कानूनवेता, विधिवेता, अनेक भाषाओं के जानकार, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, एक अच्छे वकील, एक अच्छे टीचर के रूप में उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता के तौर पर, संविधान के शिल्पकार के तौर पर जाना जाता है। आज़ादी से पहले भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा मूवमेंट चला। उसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण पर जोर दिया गया, संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में संविधान निर्माण की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी गई। ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इस समिति में गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी इत्यादि सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और 27 फरवरी 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट है वो पेश किया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 14 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक प्रारूप संविधान की एक एक धारा पर गहन विचार विमर्श किया गया, वाद विवाद हुए और टी कृष्णामाचारी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो योगदान है प्रभावशाली, वो केवल डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान था। कुछ सदस्य देश छोड़कर चले गए, कुछ की शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था और कुछ अन्य कारणों से इसमें अपना पूरा सहयोग नहीं दे सके। इसमें प्रमुख श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही जाता है और यही कारण है कि हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर के तैयार हो गया, जबकि यूएसए का संविधान जो है जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं, बनने में 4 वर्ष के लगभग समय लगा और हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा और विस्तृत संविधान है। और इस संबंध में आइवर जेनिंग की भी स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मुख्य भूमिका रही है और संविधान में देश के सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इसलिए भारत का संविधान इतना ज़्यादा बोझिल, इतना ज़्यादा लंबा, इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, जाति की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, नक्षत्र की विविधताएं हैं, संस्कृति की विविधताएं हैं। और संविधान विशेषज्ञों ने संविधान का ऐसा निर्माण करने का प्रयास किया गया जो पूरी तरह से व्यवहारिक हो,
जो देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हो। विदेशों से जो व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं वो केवल वही व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं जो हमारे देश काल की परिस्थितियों के अनुसार थी। हर देश से जो चीज़ें हमारे देश काल के अनुकूल नहीं थी उनको त्याग दिया गया है। जैसे अमेरिका से जो है जुडिशियल सुपरमेसी का जो कंसेप्ट है न्यायपालिका वो लिया गया, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लिया गया। इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, लेकिन वहाँ की जो न्यायपालिका का सिस्टम है लॉर्ड सिस्टम वो नहीं लिया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर का जो अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था और 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 की बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान को हस्तलिखित सुंदर स्टाइल में, इटैलिक स्टाइल में डॉक्टर प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है और हिलिम के अंदर जो है इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई संविधान अच्छा है या बुरा है ये उसके लागू करने वालों की नीयत पर निर्भर करता है। अगर लागू करने वालों की नीयत सही है तो संविधान अच्छा है, अगर लागू करने वालों की नीयत नकारात्मक है तो कितना ही अच्छा संविधान हो वो भी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सकता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनको देश में जो अंतरिम सरकार बनी उसमें भी प्रथम विधि मंत्री के रूप में जो स्थापित बनने का गौरव हासिल है। तो भारत के अगर राष्ट्र निर्माण में देखा जाए तो संविधान निर्माण के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने देश के सभी समुदायों, सभी जातियों, सभी भाषाई लोगों, सभी क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए एक आदर्श और व्यवहारिक संविधान का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में लैंगिक समानता के रूप में भी देखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक देश में लैंगिक समानता नहीं होगी तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ बाय विच वुमेन हैव अचीव्ड, कि मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मानता हूँ कि किसी समाज में, किसी देश में महिलाओं की शिक्षा जितनी ज़्यादा है वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका, इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान ही देखा कि ये देश जो है हर क्षेत्र में इतने एडवांस है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है यहाँ की महिलाओं का एजुकेशन में जो है प्रोग्रेस है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में लैंगिक समानता के लिए अक्टूबर 1948 में हिंदू कोड बिल पेश किया। बॉम्बे विधानसभा में ये बिल पेश किया गया। इसकी एक एक धारा पर गहन विचार विमर्श किया गया। अंतरजातीय विवाह को इसमें प्राथमिकता दी गई। स्त्रियों के लिए उसके पति या बेटी के लिए उसके पिता की संपत्ति में अधिकार की वकालत की गई। इस हिंदू कोड बिल में विवाह के और तलाक के नियम पूरी तरह से निर्धारित की गई, लेकिन उस समय के कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसको हिंदू समाज को विभाजित करने वाला बिल बताया और इसका पुरजोर विरोध किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। और आखिरकार सदस्यों की विरोध के कारण जो है 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर का ये बहुत बड़ा प्रयास था 1948 में, जो हम 2000 के दशक में महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चलाए हुए हैं,
ये जो है डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में इसकी नींव रखी थी। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं और पुरुषों को हर क्षेत्र में समानता दिलाने के लिए संविधान में व्यवस्थाएं की गई। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग में दिए गए हैं। यह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। कुल 16 अनुच्छेद है जो सरकार के नाम निर्देश है। इसमें एक आर्टिकल 38 दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इक्वल पे बिटवीन मैन एंड वुमन, पुरुष और स्त्रियों के बीच वेतनमान को लेकर के किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 38 में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ, प्रसूति सहायता को जो है उसका प्रावधान किया गया है कि सरकार जो है महिलाओं को विशेष प्रकार से ध्यान रखेगी प्रसूति के समय। तो एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में आधी दुनिया की भलाई के लिए, आधी दुनिया के कल्याण के लिए पूरी तरह से नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा और संविधान में प्रावधान करके स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक समरसता का भी प्रमुख माना जाता है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, समाज के पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए विशेष प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की। उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रावधान किया गया, राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जिसमें भारतीय समाज के पिछड़ेपन और लंबे समय तक भारत का अंग्रेजों या हूण, डच या मुगलों की गुलामी का कारण बताया कि हिंदू जो सोशल ऑर्डर है उसी के कारण जो है हिंदू समाज लगातार कमज़ोर हुआ और विदेशी आक्रांता यहाँ आते गए और यहाँ की व्यवस्था को उन्होंने छिन्न भिन्न किया। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, कहाँ से शूद्रों की जो आज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है वो किस कारण बनी, अनटचेबल कौन है, अनटचेबल ये क्यों बनी, कास्ट इन इंडिया, भारत में कितनी जातियां हैं, जातियों का पिछड़ापन क्यों है। इन सब पर जो है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों और विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और भेदभाव की कड़ी निंदा की है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए और समाज में जो लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर, राजनीतिक आरक्षण यानी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर के समाज के इन पिछड़े कमज़ोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया और सामाजिक समरसता का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। उनका कहना था कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, दूसरों के अधीन है, दूसरों के नियंत्रण में, तब तक वो वास्तविक आज़ादी का, स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में इन भेदों को समाप्त करने के लिए, दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए, समाज के सभी वर्गों में समन्वय पैदा करने के लिए पीसफुल मेथड का प्रयोग किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी सामाजिक रूप से समानता पैदा करने के लिए हिंसक क्रांति का आह्वान नहीं किया। उन्होंने संविधान में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ही समाज के सभी वर्गों को देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण के लिए निम्न वर्ण के उत्थान पर बल दिया। हिंदू समाज में व्यक्तियों को 4 प्रकार के वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को विद्या धन का कार्य दिया गया, धार्मिक कार्य संपन्न करने की जिम्मेदारी दी गई। क्षत्रिय को देश की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया और वैश्यों को व्यापार का कार्य सौंपा गया और शूद्रों को
टेक्निकल कार्य दिए गए, तकनीकी कार्य दिए गए और ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा का कार्य सौंपा गया। तो हिंदू वर्ण व्यवस्था में हजारों सालों से समाज के ये कमजोर वर्ग हमेशा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में पिछड़ते रहे और इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में अनेक प्रकार का संघर्ष किया। 1925 में उन्होंने बम्बई विधान परिषद में सार्वजनिक तालाब से पानी भरने की स्वीकृति के लिए संघर्ष किया। 1927 में उन्होंने महाड़ में सत्याग्रह किया और जल अधिकार रैली का आयोजन किया। दलितों के लिए चवदार तालाब में पानी पीने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। इससे पहले सार्वजनिक रूप से दलितों के लिए जल ग्रहण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए, समाज में समानता के लिए, समाज में सभी वर्गों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए, उनमें समन्वय पैदा करने के लिए, समाज में जो जटिलताएं थी उनको दूर करने के लिए 1927 में मनुस्मृति को जलाया और कहा कि ये हिंदू समाज को विभाजित करती है, समाज में ऊंच नीच की भावना को पैदा करती है, समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को हर प्रकार के क्षेत्र में समानता का अधिकार होना चाहिए। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों का प्रवेश कराने के लिए मूवमेंट चलाया। कहा कि दलित भी जो है इस तरह के धार्मिक संस्थानों में प्रवेश कर सकते हैं, उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी जो है भारतीय समाज का हिस्सा है। 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड का जो संघर्ष था उसको प्राप्त करने में वो सफल रहे कि दलितों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ होने चाहिए। जिस तरह से ब्रिटिश भारत में हिंदू हिंदू को चुनने का, मुस्लिम मुस्लिम को चुनने का, सिख सिख को चुनने का अधिकार रखता था, उसी तरह का अधिकार जो है दलितों को दिया। हालांकि 1932 में ये पूना पैक्ट के द्वारा जो है, जिसमें महात्मा गांधी ने इस कम्युनल अवार्ड को वापस लेने के लिए आमरण अनशन किया, तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर पर देश के बड़े नेताओं का लगातार दबाव पड़ा कि अगर महात्मा गांधी की इस दौरान डेथ हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेदार होंगे। और आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और महात्मा गांधी में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें SC ST के लिए विधानसभा और लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए। SC ST के जो व्यक्ति हैं वो इन सीटों पर उम्मीदवार बन सकते थे और इसके लिए वोट डालने का अधिकार जो है SC ST के साथ सभी को दिया गया। इसी तरह से जो जनरल कैटेगरी की सीटें थी उन पर कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता था और सभी वर्गों के लोग, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, वो वोट डाल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न वर्गों के उद्धार के लिए 1942 में अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का गठन किया। इस फेडरेशन के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज को सामाजिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों के लिए स्वतंत्र बस्तियां स्थापित करने पर बल दिया, दलितों के लिए शिक्षा प्रसार पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए 30 सितंबर 1956 में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र के लिए एक प्रभावशाली मसीहा के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से समाज के सभी वर्गों का सुधार नहीं होगा, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का होना जरूरी है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक 5 प्रकार के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें समानता का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 17 के तहत अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति पर बल दिया गया और आर्टिकल 18 के तहत जो है उपाधियों
का अंत किया गया, जिसमें राव साहब, खान साहब इन उपाधियों को समाप्त करके शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जो उपाधियाँ हैं वो प्रदान की गई। आर्टिकल 39 में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की वकालत की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किया जाए, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए, इसके साथ साथ जो है समाजवाद को बढ़ाया जाए। आर्टिकल 46 के तहत उच्च जीवन स्तर की व्यवस्था की गई है कि भारतीय राज्य जो है सरकार ये देखने का प्रयास करेगी कि लोगों का उच्च जीवन स्तर जो है वो कैसे स्थापित किया जाए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जाए। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की व्यवस्था की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की, ताकि उनका जो सामाजिक सुरक्षा है वो बनी रहे। कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था की। रिटायरमेंट के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बुढ़ापे के लिए विशेष प्रकार से जो बेनिफिट लाभ दिए जाने की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देश में अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, परिवार नियोजन ज़रूरी है। अगर देश की इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीब लोगों के टैक्स का विरोध किया कि गरीबों से किसी प्रकार का टैक्स न लिया जाए। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर ने बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने देश में पावर ग्रिड को सुधारने के लिए नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम की स्थापना की कि ताकि जो है देश में पूरी तरह से विकास हो, देश के सभी क्षेत्रों का पूरी तरह से विकास हो। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर ने महत्व दिया कि मात्र राजनीतिक लोकतंत्र से देश के सभी लोगों का विकास नहीं होगा, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और न्याय प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में भी उद्योग धंधों की कार्य की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण के रूप में श्रमिक वर्ग के कल्याण पर बल दिया। उनका मानना था कि देश में श्रमिक वर्ग सबसे ज़्यादा शोषित है और इसके लिए उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। लेबर पार्टी के जो व्यवस्थाएं थी, नियम थे पार्टी के, उनमें श्रमिकों के कल्याण पर बल दिया गया। श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर चिंतन व्यक्त किया गया। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके मासिक अवकाश के लिए, कार्य के दौरान उनको किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचने पर जो है उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। 1937 में उन्होंने बम्बई विधान परिषद में औद्योगिक विवाद पर जो है बिल पेश किया गया। इसमें कार्य के घंटे निश्चित किए गए, जिसमें श्रमिकों के लिए 12 घंटे की बजाय जो है 8 घंटे कार्य करने पर बल दिया गया। विशेष करके डॉक्टर अंबेडकर ने महिला श्रमिकों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया, उनकी जो हर प्रकार के कल्याण के ऊपर बल दिया और महिला श्रमिकों को श्रम अवधि के दौरान जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जितना देश का ज़्यादा औद्योगिकरण होगा उतने ही ज़्यादा जो है देश में रोजगार के अवसर होंगे और इससे जो है पूंजी का प्रभाव उतनी ही तेज गति से होगा और इससे देश के सभी क्षेत्रों में विकास होगा। डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की काउंसिल में भी जो है लेबर मिनिस्टर रहे। इस दौरान उन्होंने लेबर कोड, श्रम संहिता के निर्माण पर बल दिया। वेतन में सुधार के लिए उन्होंने वेतन सुधार कानून की स्थापना पर बल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और जो एडिशनल जितने भी ज़्यादा कृषि मजदूर अतिरिक्त हैं उनको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि वहाँ पर भी मजदूरों का पूरी तरह से संतुलन हो। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है आजीवन श्रमिकों के कल्याण के लिए बल देते रहे। उन्होंने हमेशा श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में एक प्रमुख अर्थशास्त्री के तौर पर जाना जाता है। अर्थशास्त्र पर उनके बहुत सारे
रिसर्च रही है, बहुत सारी बुक रही है, और अर्थशास्त्री के तौर पर ही उनको भारत में याद किया जाता है। भारत में 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, वो उनके एक प्रमुख रिसर्च जो था उसका टाइटल था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जो डॉक्टर ऑफ साइंस का था। इस ग्रंथ के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और उन्होंने हमेशा ओपन इकोनॉमी, खुली मुक्त अर्थव्यवस्था के ऊपर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस थीसिस के माध्यम से जो विचार पेश किए, उसी के आधार पर भारत में जो है फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई। 1925 में डॉक्टर अंबेडकर ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो है अपनी जो है विचार रखा। तो डॉक्टर अंबेडकर को एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक संरचना को संविधान निर्माण से पूर्व तैयार करने में प्रमुख योगदान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को देश में अल्पसंख्यकों के हितैषी के तौर पर भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष करके माइनॉरिटी के लिए संरक्षण की बात कही गई। भारत में जितने भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, वे अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्हें भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, उनका प्रबंध करने का अधिकार है। तो देश के अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक के साथ मिलकर के देश के विकास के लिए कार्य करें, इसके लिए उन्होंने 29 और 30 जो अनुच्छेद है उसमें समाज के इन वर्गों का पूरी तरह से संरक्षण किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 में विशेष प्रकार की व्यवस्था संवैधानिक उपचार की है। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जो वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा जो है फाउंडेशन है, बहुत बड़ा आधार है समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे ले जाने में। और इसमें अगर आर्टिकल 32 को छोड़ दिया जाए तो संविधान पूरी तरह से खोखला हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसी भी भारतीय नागरिक के किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, शोषण होता है, तो भारतीय नागरिक सीधा जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा का है, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी सरकार, किसी संस्था, किसी समुदाय के विरुद्ध जिसने उस व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो आर्टिकल 32 जो है संविधान की जान है, संविधान की आत्मा है, और देश के सभी लोगों को आगे बढ़ाने में इस आर्टिकल का बड़ा योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। किसानों के हितों के लिए उन्होंने समय समय पर जो है अपनी लेखनी के द्वारा, अपने कानून के द्वारा जो है उनको संरक्षण प्रदान किया है। जैसे कि किसानों के लिए लैंड एक्ट बिल पास करना, किसानों के लिए इनकम टैक्स पर रोक लगाना, अगर किसान की फसल नष्ट होती है तो उससे कोई माल नहीं लिया जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत में जो है इस तरह के प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो खोती सिस्टम है, जिसे खोत करते हैं रेवेन्यू के बारे में, इसको 1925 में बॉम्बे विधानसभा में नष्ट किया। यह जमींदारों का किसानों के विरुद्ध था, किसानों से टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। इस प्रथा को जो है 1925 में बॉम्बे असेंबली में रख करके समाप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के हितों के लिए कहा कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका मैक्सिमम यूज जो है वो प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, इंडस्ट्री या किसी अन्य क्षेत्र के लिए नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार भी जो है किसान हितैषी है, खेती और मजदूरों के हित में है। इसके साथ साथ उन्होंने
सामूहिक कृषि के ऊपर बल दिया। विशेष करके भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो ज़मीन कम है या छोटे छोटे किसान है या ज़मीन है ही नहीं, और जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए सामूहिक कृषि का उन्होंने जो आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जमींदारों द्वारा किसानों के हितों का शोषण करने पर भी उन्होंने विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने जो है समय समय पर किसानों और खेत श्रमिकों के हित में कार्य की। तो डॉक्टर अंबेडकर को किसान हितैषी, श्रमिक हितैषी के तौर पर भारत में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों में शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति देवालयों से नहीं, धार्मिक संस्थानों से नहीं, विद्यालय से होती है, महाविद्यालय से होती है, विश्वविद्यालय से होती है। इसलिए सिद्धार्थ नाम से उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा रहा है, बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज एंड डू एजुटेट। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि देश में कोई व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा और संगठित होकर के संघर्ष नहीं करेगा, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने देश के हर नागरिक के लिए एक त्रिसूत्रीय मंत्र दिया है जिसमें उसकी समस्याओं का समाधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। उनका एजुकेशन का स्तर, उनके शिक्षण संस्थान एक ही तरह के होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी समाज के सभी लोग समान रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई टकराव या संघर्ष नहीं होगा। उनका मानना था कि मोर एजुकेशन प्रोड्यूस मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, कि जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतने ही प्रगति के अवसर पैदा होंगे। इसलिए आर्टिकल 45 में विशेष प्रकार के राइट टू एजुकेशन की बात की है, शिक्षा के अधिकार की बात कही है कि भारत में 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने का जो है निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है और जो इसको पिएगा अवश्य धाड़ेगा। यानी शिक्षा जो है एक प्रकार से जागरूकता का प्रतीक है, शिक्षा जो है चेतना का प्रतीक है, शिक्षा जो है एक प्रकार से अधिकारों का प्रतीक है, शिक्षा एक प्रकार से व्यक्तियों के विकास का प्रतीक है। जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली है वो व्यक्ति हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा। वो अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाने में शिक्षा का उपयोग करेगा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, कि लाइफ जो है वो लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हमें हमारी उम्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस उम्र में हमने क्या क्या कार्य किए हैं, कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं, कितने बढ़िया कार्य कर सकते हैं, हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए कितना द बेस्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, इसी का नाम जीवन है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को हर समाज के, हर देश के विकास के लिए प्रमुख आधार बनाया। डॉक्टर अंबेडकर का नेशनल यूनिटी में बड़ा योगदान रहा है। नेशनल यूनिटी के लिए उन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष करके जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया था, संघीय व्यवस्था अपनाई गई, तो उसमें हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाता है जिस सीमा तक वो केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करता है। भारत का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि लंबे समय तक जब जब केंद्र सरकार कमजोर हुई है, विदेशी आक्रांता यहाँ है, यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया और यहाँ के लोगों का, यहाँ की अर्थव्यवस्था का शोषण किया। इसलिए संविधान विशेषज्ञों ने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था की जिसमें राज्य सरकारों को हर प्रकार के अधिकार दिए गए, लेकिन राज्यों के मुकाबले जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसलिए 3 प्रकार की लिस्ट दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में सबसे ज़्यादा 97 विषय दिए गए और राष्ट्रीय महत्व के विषय दिए गए और उन पर कानून निर्माण का अधिकार भी संघ सरकार को दिया गया। राज्य सूची और संवर्ती सूची में कम विषय दिए गए और उन पर भी बहुत सारी, जब दोनों सरकारों का टकराव होता है तो केंद्र सरकार प्रभावशाली होती है। तो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश का हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए नेशनल यूनिटी जो है वो बहुत उसका इम्पोर्टेंस था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो है
केंद्रीकृत संघवाद की व्यवस्था की। आर्टिकल 356 के बारे में कहा जाता है गोपाला स्वामी अयंगर ने इसका ड्राफ्ट किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको डिनाई कर दिया था कि जो शेष भारत के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है शेष भारत में सभी प्रकार के अधिकार रखेंगे। तो ये आर्टिकल को लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 प्रकार की लिस्टों में भी जो यूनियन लिस्ट है उसको ज़्यादा महत्व देना एक प्रकार से देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए ये प्रयास किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मानवतावादी चिंतक माना जाता है। हर मानव की भलाई के लिए, हर मानव के कल्याण के लिए उन्होंने प्रयास किए। वो न केवल SC ST OBC के लिए उन्होंने कार्य किया, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी समुदायों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए उन्होंने जो है अपनी लेखनी के द्वारा, अपने कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया है, चाहे उसमें गरीब हो, श्रमिक हो या महिलाएं हो। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के रूप में, या हिंदू कोड बिल के रूप में, या लैंड एक्ट बिल के बारे में, या किस जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए किसानों के रूप में, या एम्प्लॉय के लिए EPF के रूप में, या रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वो प्रदान करने के लिए उनका योगदान रहा है। SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है और दूसरी कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है समाज की मुख्य धारा में इनको शामिल करने के लिए। उनको एक मानवतावादी चिंतक होने के कारण ही 1990 में जब सेंटर में VP सिंह की सरकार थी तो 31 मार्च 1990 को भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर को पूरे विश्व में मानवतावादी चिंतक कहा जाता है। मानव की भलाई के लिए, मानव के कल्याण के लिए उनका योगदान रहा है। उन्हें कहा जाता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने दासों को, गुलामों को, शोषितों को राजा बनाने का प्रयास किया और जितने राजा आए उनने आम लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गुलामों को, दासों को, पिछड़ों को, हजारों वर्षों से जो शोषित वंचित थे उनको राजा बनाने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें मानवतावादी चिंतक कहा जाता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी एक प्रभावशाली भूमिका रही है। डॉक्टर अंबेडकर का वैश्विक प्रभाव रहा, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव रहा। एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 अप्रैल 19 को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रकार से ज्ञान के प्रतीक थे। उनकी जो ज्ञान की खोज थी, जिस तरह से ज्ञान पिपासा थी, वो शायद ही विश्व के किसी दूसरे व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है। इसलिए यूएन ने माना कि विश्व में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास करना है, असमानता को दूर करना है, तो उसे हमें डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन जो है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ मैन्स लाइफ। ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य ज्ञान के द्वारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और अपने हर प्रकार के अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, एक संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत में देखने लायक कोई चीज़ है तो भारत का संविधान है, जो विश्व के सभी लोगों के लिए आदर्श है, सभी लोगों का अनुसरण करने के योग्य है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ऐसा महान व्यक्ति अगर अमेरिका में जन्मा होता तो हम उसे सूर्य कहकर संबोधित करते। एक ऐसा सूर्य है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया है। महान भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि वो मेरे जो है फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स है। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में ही महान भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत में हाईली क्वालिफाइड इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे, उच्च शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं। 14 अप्रैल 2015 को गूगल और ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर अंबेडकर को सर्च किया गया, तो ये उनकी एक वैश्विक प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में गूगल पर, ट्विटर पर उनको सर्च किया गया। वर्तमान समय में देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्टैचू जो है
चाहे विश्व का कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा स्टैचू वर्ल्ड में जो है डॉक्टर अंबेडकर के हैं। जो उसके ज्ञान, जो उसके दर्शन, जो उनकी मेहनत, जो उनके संघर्षपूर्ण जीवन, और जो पूरे विश्व के लिए जो है वो एक आदर्श के रूप में है। इसलिए उनका वैश्विक प्रभाव है। विश्व के हर नेता जो है किसी न किसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है, पूरे विश्व के लिए एक पुस्तक के रूप में, पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। उनके योगदान को जो है न केवल राष्ट्र निर्माण में बल्कि मानवता के निर्माण में वैश्विक दृष्टिकोण से हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।